नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल में आपका स्वागत करता हूं, लेकिन स्वागत उस तकलीफ के साथ, उस समस्या के साथ जो आज पूरे देश को घेरे हुए है, और इस स्वागत के साथ ये उम्मीद भी कि हम बहुत जल्द कोरोना को हराएंगे, देश एक बार फिर से स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। लेकिन कोरोना को लेकर फिलहाल ये हालत है कि कोहराम जारी है। देश में कोरोना संकट लगातार और गहरा होता जा रहा है। आज रिकॉर्ड 3,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मौत का आंकड़ा एक बार फिर 2,000 के पार पहुंचा। हालात नाजुक होते जा रहे हैं। एक और केस आने की रफ्तार डरा रही है, तो दूसरी ओर चरमराता मेडिकल सिस्टम दिल दहला रहा है। बीमार हो तो जाएं कहां जाएं, क्या करें? टेस्ट के लिए लंबी कतारें हैं। हॉस्पिटल्स में न बेड, न ऑक्सीजन, न दवा, न इलाज। ऑक्सीजन की कमी से तो हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑक्सीजन की कमी ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। समय रहते सबक लिया जाता तो क्या इस संकट से बचा जा सकता था? और ऑक्सीजन की कमी से लड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या और जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाए चलते हैं जो आज के कोरोना काल से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। आप इस वक्त वो 4 तस्वीरें मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं। देश में आज कोरोना की सुनामी आई हुई है। करीब 3.5 लाख मामले सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की और कई अहम फैसले भी लिए। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। तो वहीं ऑक्सीजन का संकट देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान दिल्ली के एम्स तक भी पहुंच गया है। तस्वीरें डराती जरूर हैं, लेकिन उम्मीदें अभी हैं। उम्मीदें इस लिहाज से भी हैं कि हमारे पास तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं जो देश के नागरिकों को सही सलाह देकर इस मौके पर सेहत भरी जिंदगी दे सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स का इस वक्त क्या कहना है, चलिए हम आपको सुनवा देते हैं। हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से ऑक्सीजन की बेहद समस्या थी, but somehow we are managing, running from pillar to post, going to meeting everybody। कहीं न कहीं से कभी 500 लीटर, कभी 2000 लीटर, कभी 3000 लीटर, कभी 1000 लीटर, कभी 700 लीटर, ये हमने मैनेज किया। पिछले कल रात से हमारे पास आना था एक टैंकर जो नहीं आया। हमें रात को करीब 2000 लीटर मिला। हमारी जो कैपेसिटी है मैम अस्पताल में, वो हमारी करीब 7 से 8000 लीटर पर डे की है। अबाउट 350 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। और अगर मैं एवरेज देखता हूं तो जो आईसीयू में होते हैं, जिनको हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं, तो अबाउट 30 ml लिक्विड ऑक्सीजन पर मिनट। एंड अगर थोड़ा सा कम है तो 20, तो उसको अगर मैं 25 का एवरेज निकालता हूं तो करीब 7,500-8 हजार, अगर 300 पेशेंट भी हों तो 7,500 लीटर का आता है। अब सिचुएशन ये हो गई, and being a central supply of the oxygen with the liquid oxygen, बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल आप जहाँ पे 500 बेड है तो आप 5000 टैंक तो नहीं, वो सिलेंडर्स तो नहीं रख सकते हैं ना, तो सिलेंडर्स हमेशा हम लोग स्टैंड बाई में रखते थे। ऑक्सीजन की क्राइसिस तो पिछले लास्ट वीक से ये चली रही है। हम लोग कैसे भी करके अरेंज कर रहे थे, आज भी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ग्राउंड लेवल पे जो रियल में ये है कि जब तक आ नहीं जाता तब तक हम कुछ वो नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आखिरी घंटे का ऑक्सीजन बचा है, उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेंडर्स बचे हैं। हमारे पास टोटल कोविड के 140 पेशेंट्स थे। कुछ पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है जो लो फ्लो पे मेंटेन कर सके, या स्टेबल पेशेंट है जो डिस्चार्ज के लायक है, या तो घर पे मैनेज कर सकते हैं उनको। कुछ पेशेंट्स ने अपने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खुद ही रखे हुए हैं। हम भी हमारी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वहाँ पे हमारी हॉस्पिटल की जो भी गाड़ी, एम्बुलेंस सब दौड़ा रखी है हमने। सब एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसी, सबसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है। और अभी हमारे पास अभी तक लेकिन बैकअप आया नहीं है। अब वो हमने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ से पता किया था, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा, वो कहते हैं मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अब आईनॉक्स से मैंने बात की तो कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले बात की तो कहते हैं हम दे नहीं सकते हैं। अब क्या करें, किससे पूछें? हम आईनॉक्स वाला कहते हम दे नहीं सकते हैं। सरकार कहती है हम आईनॉक्स वाले बोल दिया वो देंगे। ना आईनॉक्स से पूछें, सरकार से पूछें, किससे पूछना हमने? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से पता करो। तो
हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि जिंदगी जीने के लिए, सांसों को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी जरूरी है कोरोना काल में अच्छी तरीके से समझ भी आ गया। जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बीच कहा है कि ऑक्सीजन संकट पर आपको क्या करना चाहिए, उनकी बात सुनते हैं। पर्याप्त प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कई बार आंकड़े दिए जा चुके हैं। उसके हिसाब से सारे स्टेट्स को भी अलॉट किया जा चुका है उनका कोटा। दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज़्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। शुरू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो दिल्ली का कोटा है उसको दिल्ली में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है, तो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि अनहिंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन उनको हो। भारत सरकार ने कानून के अंदर भी नोटिफिकेशंस किए कि कहीं कोई रुकावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सट्रीम कार्रवाई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश में ऑक्सीजन की हालत पर बयान देते हुए और बताते हुए कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एक और ऑक्सीजन की कमी बेतहाशा दिख रही है। इन बयानों को किनारे रखा जाए, लेकिन उस कमी को सभी महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर कमी को दूर करने के अब प्रयास भी किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे देश के कई राज्यों और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। लखनऊ से वाराणसी के लिए ऑक्सीजन भेजी गई, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल, सिंगापुर C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स का भेजा गया है। इसके लिए गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में वहां पर पहुंचाई गई। नागपुर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। GTB अस्पताल दिल्ली के वहां भी ऑक्सीजन की सांसें पहुंचाई गई। विशाखापट्टनम से मुंबई तक के लिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। जामनगर जहां पर रिलायंस की रिफाइनरी है वहां पर C-17 ग्लोब मास्टर को भेजा गया। एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन को तमाम दूसरे इलाकों में भेजने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए तमाम जगहों पर जो हाहाकार मचा हुआ है, जो स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, उसको कंट्रोल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हम ये कहें कि इस वक्त हम मेडिकल इमरजेंसी के हालात में हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तमाम कोशिशें हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली को ऑक्सीजन दिए जाने की मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अपील कर रहा हूं। अतिरिक्त ऑक्सीजन दिल्ली को दें ये तमाम राज्य। केंद्र सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। कोरोना संकट में मौजूदा संसाधन पर्याप्त नहीं है, लिहाजा उन्होंने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को ये खत लिखा है, ट्वीट के जरिए बात सार्वजनिक की है और इस खत के जरिए उम्मीद जताई है कि तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राज्य सरकारें दिल्ली को ऑक्सीजन के संकट से बचाने के लिए मदद करेंगी। और इस पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं वो अपने को अकेला ना समझे। देश के कई तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और ये आपका समाधान भी करेंगे इस दौरान। आप चाहें तो हमारे फोन नंबर 01161362114 पर फोन करके अपने लिए सलाह भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ जुड़ रही डॉक्टर श्रुति मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल से, हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंघल जुड़ रहे हैं जो सीनियर पेडिस्ट्रिशियन है। स्वाति महेश्वरी हमारे साथ सीनियर फिजिशियन के तौर पर इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर सुनील सिंघल और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले श्रुति मलिक जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अभी जो हालात हैं, अभी हम देख रहे हैं एक तरह की इमरजेंसी है, एक तरह की बेचैनी है, एक तरह की परेशानी है। हम लचर तो खुद को नहीं कहेंगे, क्या हम वाकई एक लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था है जहां पर चीजें जब प्यास लगे तभी कुआं खोदा जाए, इस स्थिति में आ गई हैं? आज के हालात को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या किया जाना चाहिए और क्या किया गया है? देखिए, जो अभी की राजीव जी सिचुएशन है वो काफी गंभीर है। मैं ये मानती हूँ, मैं अपना खुद का अस्पताल चलाती हूँ और इस समय ऑक्सीजन की काफी किल्लत है।
बट हाँ, जहां तक हमने अभी तक न्यूज देखी हुई है कि काफी हद तक जो है वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है और हॉस्पिटल में वो सब जो है वो मैनेज किया जा रहा है। बट ये इस समय एक क्राइसिस स्टेज जरूर आ गई है, क्योंकि अगर हम कोविड 2.0 की बात करें, इस बार जो इन्फेक्टिविटी रेट है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा है और जितने आ रहे हैं उन सबकी ऑक्सीजन सप्लाई की और ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है इस वायरस में। शायद जो ये प्रिडिक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये एक गैप रह गया है। बट मैं ये बताऊंगी कि अभी इस समय सिचुएशन ऑब्वियसली थोड़ी क्रिटिकल है। हमें और आने वाले एक हफ्ते तक जो है बहुत क्लोज वॉच रखना पड़ेगा और सरकार से मेरी यही आशा है कि जितनी जल्दी अगर वो हमें जो है सब जो हमारी डिमांड्स है, वो चाहे वो मेडिसिन के तौर पे हो, ऑक्सीजन के ऊपर हो, अगर वो हमें दे दिया जाए तो काफी जानें बच सकती है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कई ऐसे अस्पताल भी हैं, न्यूज में भी आ रहा था, जहां पे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई है। तो हम लोग अगर इस चीज को और सीरियसली लेंगे तो शायद हम आगे इस तरीके की घटनाएं होने से रोक सकते हैं, आगे इस तरह की घटनाएं होने से रोक सकेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आगे की बात अभी सोचें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर सुनील सिंघल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल, 3.5 लाख मामले अब रोजाना आने शुरू हो गए हैं। डराने की बात नहीं है, हकीकत से रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है। आप जो अब तक देख पा रहे हैं उस हिसाब से क्या ये मामले अभी और आगे जाने की तैयारी है? और अगर ऐसी स्थिति है तो जो लोग अभी ठीक है, अपने घरों में हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो कोविड की जद में ना आए? देखिए, जो ये कोविड का इन्फेक्शन है इस बार वो बहुत ज्यादा इंटेंस इन्फेक्शन है और कोविड 1 से जो कोविड वेव 1 है और जो कोविड 2 है इसमें बहुत अंतर है। पहले वाले में जो इन्फेक्शन था वो एक माइल्ड इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन के साथ साथ जो है हमें इतनी ज्यादा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे उन्हें बहुत ही मिनिमम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी या नहीं पड़ रही थी। करीब 5% केस थे जिनको आईसीयू का एडमिशन रिक्वायर्ड। इस बार अगर हम देखें तो करीब 50% केसेस में आईसीयू का एडमिशन रिक्वायर्ड है और उनकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई है। और जितने भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उन सबकी ही ऑक्सीजन डिमांड है। बल्कि कुछ मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनकी सैचुरेशन बहुत लो है और उन्हें हम भर्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। और वार्ड में जो हम पेशेंट्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं वो सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको आईसीयू की असल में आवश्यकता है। तो इस बार का जो हमारा फेलियर है सिस्टम का, वो वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट्स में इतनी ज्यादा रहेगी कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब कोविड केयर सेंटर्स की बात है तो कोविड केयर सेंटर्स में हम ऑक्सीजन इतनी नहीं प्रोवाइड कर सकते जितनी आवश्यकता है। जैसा कि लास्ट टाइम हुआ कि उनको कोविड केयर सेंटर्स में हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो व्यवस्था इस बार इसलिए फेल है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड है। अब जो दूसरा सवाल है आपका कि हमारी आम जनता को क्या करना चाहिए, जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं और पिछले लास्ट मार्च से ही कह रहे हैं कि हम मास्क पहने, मास्क ही हमारा वैक्सीन है, मास्क ही हमारी दवाई है, मास्क ही हमारा रेमडेसिविर है, मास्क भी हमारा टोसिलिजुमैब है। जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे हम अपने आप को इन्फेक्शन से नहीं बचा सकते। दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग में भी हम घर से अन्यथा बाहर ना निकलें। हम ये वेट ना करें कि सरकार कब लॉकडाउन लगा रही है, हमें अपने आप सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन में रखना है। बहुत आवश्यकता है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैनिटाइजेशन जिसपे हम जोर दे रहे हैं, एक हैंड सैनिटाइजेशन मेंटेन करें, जो कि ये तीनों चीजें अगर हम कर लेते हैं। और चौथी चीज हमें एक मिल गई है जो पिछले साल हमारे पास की थी, वैक्सीनेशन। तो जो लोग 45 प्लस थे उनका तो वैक्सीनेशन इंटेंसिव फेज में चल रहा है और 1 मई से एक ये वैक्सीन हम 18 प्लस लोगों को भी लगाएंगे। लोग वैक्सीन से भागे ना, उससे घबराए ना, डरे ना, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर 100% प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो आपको मेजर इलनेस नहीं होने देगा, एक माइल्ड इलनेस होगी और आपको जो इतनी इलनेस है, बीमारी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, उसको काफी हद तक प्रिवेंट करेगा। दूसरा सवाल मैं कहना चाहूंगा कि लोगों में बड़ी भ्रांति है कि कोविशील्ड लगाएं या हम कोवैक्सीन लगाएं। दोनों वैक्सीन मैं कहूंगा इक्वली इफेक्टिव हैं। कोविशील्ड में जो इन्फेक्शन सीवियर हो रहे हैं
उनकी रेट 0.004 है, और अगर ये दूसरा वाला जो वैक्सीन है उसमें जो इन्फेक्शन की रेट है वो 0.003 है। तो बहुत ही माइनर अंतर है। आप कोई भी वैक्सीन लगाएं, लेकिन वैक्सीन जरूर लगाएं। मेरी आम जनता से यही अपील। आम जनता से यही अपील है। तमाम दर्शक इन तमाम बातों को सुन रहे हैं और उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, खैर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये लगातार हम बताते रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि अभी पीक आना बाकी है, जो कुछ हम अभी देख पा रहे हैं? और दूसरी बात यह कि ऑक्सीजन को लेकर एक अजीब सा डर फैल गया है। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन ही एक रामबाण इलाज है। हालांकि ऑक्सीजन जरूरत उनके लिए है जो क्रिटिकल हालत में आ जाते हैं, जो खुद अपने ही तरीके से नाक से सांस लेकर ऑक्सीजन की कमी को उस हिसाब से नहीं कर सकते। तो क्या ऑक्सीजन के पीछे भागना एक हल है इस सारे दौर में, या फिर जो लोग घर पर हैं वो कुछ ऐसे उपाय, क्योंकि आप फिजिशियन भी हैं, जिससे वो घर पर अपने को इस क्रिटिकल स्थिति पर पहुंचने से रोक सकते हैं और इस सारे के सारे प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है राजीव जी। और सबसे पहली बात है कि डेफिनेटली इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अभी हमारी पीक नहीं आई है और अभी हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आंकड़े अभी दिखा रहे हैं और जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि भारत में इस बार जो स्ट्रेन्स हैं, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, ट्रिपल म्यूटेंट हो या जो यूके का स्ट्रेन है, इन सभी की जो इन्फेक्टिविटी लेवल है, ट्रांसमिसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। तो पहले वायरस अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, तो अब वो डबल को इन्फेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इसी वजह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो रहा है। पूरे आसपास के लोग, सब लोग एक जने से संक्रमित हो रहे हैं। इसी वजह से अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि भारत की पीक कहाँ जाकर रुकेगी और वो कब तक आएगी, क्योंकि इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि हर राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और भारत विश्व का इस वक्त हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हर रोज हम नए आंकड़े को छू रहे हैं। जहां तक बात आपने करी कि लोगों के ऑक्सीजन को लेकर के जो एक भय मन में बैठ गया है और जो होड़ लग रही है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी को भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या उनको वहां तक पहुंच जाएंगे। वो बहुत जरूरी है पहले आप एक डॉक्टर से संपर्क करें, अपने लक्षणों को समझें और उनसे समझें कि क्या ट्रीटमेंट आपको करना जरूरी है। एक बार जब आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और आपको लंग से जुड़े हुए संक्रमण लक्षण हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 6 मिनट वॉक टेस्ट घर में करके देख सकते हैं। आप अपनी उंगली पर ऑक्सीमीटर को लगाइए, देखिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। उसके बाद आप 6 मिनट चलकर देखिए लगातार। उसके बाद दोबारा आप अपना ऑक्सीमीटर पे देखिए कि ऑक्सीजन लेवल क्या आता है। अगर 94 से ऊपर आ रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 94 से नीचे आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अगर आप घर में करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है, अगर आपका लेवल 92, 93 पहुंच रहा है या 88, 87 भी पहुंच रहा है, तो भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप घर में कर सकते हैं जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो। एक तो पहली बात, आप तुरंत अपने पेट के बल लेटिए और गहरी सांसें लीजिए। अगर आप आधे पौने घंटे तक अपने पेट के बल लेटे रहिए और फिर करवट लेट सकते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं आपके पास अभी जल्द लौट के आता हूं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब लौट के आऊंगा तो जरूर आप इन एक्सरसाइजेस को अगर आप करके डेमोन्स्ट्रेट भी कर दे, तो बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपकी इस एक्सपर्टीज का सीधे फायदा भी उठा पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट कर आते हैं। तमाम बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश के सवाल में आज हमें मुद्दा इसलिए नहीं चुनना पड़ा क्योंकि देश त्राहिमाम कर रहा है, लिहाजा कोरोना को लेकर तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ तमाम लोगों को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें वो सही जानकारी पहुंचा रहे हैं जिससे सबसे पहले डर का खात्मा हो, उसके बाद कोरोना पर जीत तो हम हासिल ही कर लेंगे। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर हालात परेशानी वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपील भी कर रहे हैं। क्या है स्थिति इस वक्त, ग्राउंड रिपोर्ट आदित्य नैयर के जरिए। 1000 के करीबन केस रोजाना देखे जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 3 लाख से अधिक केसेस रोजाना देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि एक्टिव नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़कर करीबन 30 लाख तक हो सकता है पूरे देश भर में।
और दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि एक्टिव केसेस अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ऑक्सीजन की कमी अब अस्पतालों में दिखने लगी है। मैं अभी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के सामने खड़ा हूँ। ये एक उन अस्पतालों में से है जहाँ पे कोविड पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, पर यहाँ पे भी लगातार ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो डिलीवर हो रहा है अगर तो वो भी सिर्फ इतना कि कुछ घंटों के लिए चल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे या 9 घंटे तक की ऑक्सीजन इनको मिल पा रहा है और उसके बाद फिर से 6 से 8 घंटे के बाद इनके पास फिर से वही इनका साइकिल शुरू हो जाता है कि इनको SOS भेजना पड़ता है कि प्लीज़ आप हमें ऑक्सीजन दीजिए वरना हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी जान चली जाएगी। लगातार बहुत सारे हॉस्पिटल में ये देखा जा रहा है कि वहाँ के ऑक्सीजन जो है आखिरी कुछ मिनट बचे होते हैं या फिर जो इमरजेंसी यूज़ उनके पास बचा होता है वो उनको यूज़ करना पड़ता है और उनका जो पूरा स्टॉक जो इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है वो भी उनका ख़त्म हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो देखे जा रहे हैं कि अपने जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको वो वापस भेज रहे हैं और ये उसमें से एक हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया यहाँ पे इंडियन स्पाइनल इंजरी इंस्टीट्यूट भी है जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स अब इस हॉस्पिटल को भी वापस इसलिए भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगी हुई है, पर दिल्ली सरकार का बार बार कहना यही है कि दिल्ली के लिए जो जितना ऑक्सीजन आना चाहिए वो बाकी प्रदेश जो है चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो उन सब ने रोक के रखा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सिर्फ 1 महीने पहले के अगर हालात देखें तो ऐसी स्थिति नहीं थी। लोगों को ऑक्सीजन की इतनी मारामारी नहीं थी। लोग आराम से अपना इलाज करवा रहे थे, डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई है रेडिक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुनील सिंघल जुड़े हुए हैं, सीनियर पेडियाट्रिशियन है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीनियर फिजिशियन है। मैं डॉक्टर श्रुति मलिक आपसे ही पूछना चाहूंगा, पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ? क्या मैं इसकी सारी जिम्मेदारी वायरस का जो नया म्यूटेंट है उस पर डालूं कि उसके चलते अचानक ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान बचना मुश्किल हो गई है? एक तो इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा और उसके साथ ये भी बताइएगा कि हमारे तमाम दर्शक जिनको अब तक कोरोना के तमाम संभावित लक्षण बताए गए थे, क्या उनमें और भी कई सारे लक्षण जुड़ गए हैं जिन्हें देखना जरूरी है समय पर इलाज के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये वाला जो हमारी दूसरी वेव है ये 8 मार्च के अराउंड से इंक्रीज हो गई है और इसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज तो काफी सारे लोग जो है वो केयरलेस भी हो गए थे, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, लोग बाहर घूम रहे थे। और एक चीज और है कि लोगों में एक पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था राजीव जी। लोगों को ये लग रहा था कि अगर अब मेरे को वैक्सीन लग गई है तो मैं 100% सुरक्षित हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी गलत फहमियां भी लोगों के मन में आ गई थी जिसकी वजह से जो है आई फील कि लोगों ने बहुत ज्यादा लोग बाहर आने लगे। और तीसरी चीज देखिए, वायरस का म्यूटेशन भी होने लगा। इस बार अगर आप देखिए जो ये डबल म्यूटेंट वायरस था, इसकी इन्फेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो पिछली वाली वेव से बहुत ज्यादा थी। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने भी बहुत अच्छे से अभी आपको बताया कि ये वेव भी अभी भी हमारी पीक नहीं आई है। हमारी पीक अभी भी आने वाले समय में हम मई तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है आज अगर 3.5 लाख मामले हैं तो ये और बढ़ के 5 लाख 8 लाख और उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं हमारी पीक में। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि इस वायरस ने क्या किया है कि जो हमारे पिछले जो स्ट्रेन था उसमें क्या हुआ था कि इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते थे। आदमी को खांसी बुखार आता था, बदन दर्द होता था, जुकाम होता था, छींकता था आदमी। पर इस बार क्या हुआ है कि कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे पेट से जुड़े हुए सिम्टम्स है वो भी ऐड हो गए हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एस रिसेप्टर्स होते हैं। तो मैं ये बता चाहूंगी ये वायरस वहां जाके जो है वो अटैच हो जाता था, जिसकी वजह से डायरिया, पेट में दर्द, उल्टी, इस टाइप के सिम्टम्स और ऐड हो गए हैं, ये लक्षण और ऐड हो गए। तो ये सारी चीजों पर भी जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगी वो और ध्यान दें। और इस समय जो वायरस है, ये जो इस समय का हमारा स्ट्रेन है, वो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार लोग जो है ये इसको साधारण बुखार से या वेदर चेंज की वजह से भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बट मैं बार बार ये कहूंगी कि कोई भी बुखार जब पैंडेमिक में होता है तो हम उसको जो है इस समय कोविड फीवर ही मान के चलेंगे और कोरोना ही मान के चलेंगे। जब तक कि हम टेस्ट नहीं करा लेते, जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम हर सिम्टम पे अपने पहले दिन से जो है वो नजर रखेंगे। और आप देखिएगा, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर में होम आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं। इसलिए इस पे पैनिक ना करें। बट हाँ, अगर आप डे 1 से इस बीमारी पे ध्यान रखेंगे,
अपने एक एक सिम्टम्स को डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेगा कि कब आपको जो है वो स्टेरॉइड की जरूरत है, कब आपको रेमडेसिविर की जरूरत है। देखिए हर चीज का एक इंडिकेशन है, हम ऐसे ही नहीं ले सकते और इस डर में कि हमें रेमडेसिविर नहीं मिलेगी, कोई वो मैजिक बुलेट ड्रग नहीं है। बट हाँ ये है कि हमें हर चीज पे अपने आप को जो है फोकस करके रखना है और पहले दिन से अपने डॉक्टर खुद से ट्रीटमेंट ना करें, आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और आप देखिएगा ये चीज आप कई बार घर में आइसोलेट होकर भी ये चीज ठीक हो सकती है और इतना भयानक रूप नहीं ले सकती। भयानक रूप नहीं ले सकते। डॉक्टर श्रुति मलिक ने बड़ा सिलसिलेवार समझाया हमारे तमाम दर्शकों को। डॉक्टर सुनील सिंघल, डॉक्टर श्रुति मलिक ने एक बात अपनी जब जो बात कह रही थी उन्होंने एक लाइन इसमें जोड़ी, थोड़ी डरावनी जरूर है। उन्होंने कहा कि अगर हम पीक पर जाते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए हम 8 लाख तक भी जा सकते हैं। 8 लाख तक जाने का मतलब है एक बड़ी संख्या जो हमारे पहले से चरमराए हेल्थ सिस्टम को और कहीं कमजोर कर देगी। लेकिन फिर भी जरा सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं, दर्शक जो भी देख रहे हैं डरे हुए हैं पहले से, उनको यह लग रहा है कहीं वो इसकी चपेट में ना आ जाएं। एडमिट कब होना है, वो थ्रेशोल्ड क्या है, वो जानकारी क्या होनी चाहिए जो घर में रहते किसी भी दर्शक को, किसी भी नागरिक को ये समझ में आ जाए कि नहीं अब तुरंत से तुरंत किसी भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया मैसेज पर नहीं जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देखिए ये राजीव जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कब एडमिट हों और कब एडमिट ना हों, घर पे रहें। देखिए जैसा कि ज्यादातर किसी में ये वायरस एक माइल्ड वायरस होता है और ये जैसे कि इसके सिम्टम्स हैं खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, हेडेक, ये सब सिम्टम है। लेकिन म्यूटेशन के बाद ये 2-3 सिम्टम जैसे वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, ये सब इसमें ऐड हो। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम हैं तो ये माने कि आपको सारे कोरोना के लक्षण हैं और आप अपनी डॉक्टर से संपर्क करें और जांच कराएं। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में अवेलेबल है, अपना वो लेवल नापते रहें और आपका ऑक्सीजन का लेवल 95 से ऊपर है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर हम और बाकी के ऐसे साइन सिम्टम है जिससे कि हम लगाएं कि हमें कब भर्ती होना और कब भर्ती नहीं। तो देखिए हम इस कोरोना को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, माइल्ड यानी कि बहुत छोटा, और मीडियम और सीवियर। तो माइल्ड केसेस में क्या है कि आपको हल्का बुखार होगा, हल्की जुकाम खांसी होगी और लूज मोशन हो सकते हैं। आपको सांस में कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी जो सांस लेने की गति है अनुमान सबकी 12 से और 20 या 22 तक होती है। तो सांस लेने की गति भी आपकी 12 से 20 के बीच में होगी, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर अपने टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट में सीबीसी और सीआरपी एक टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका लेवल नॉर्मल आएगा। और अगर आप एक टेस्ट और करा सकते हैं जिसको हम हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट बोलते हैं, उसका जो स्कोर है, एक हम कोरेड स्कोर करते हैं, कोरेड स्कोर 5 और 6 2 कैटेगरीज है उसमें। तो अगर कोरेड स्कोर 5 किया है तो उसका नंबर 7 से नीचे होगा, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से 94 से ऊपर है, आपका कोरेड स्कोर 5-7 से नीचे है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है और ये सब सिम्टम है तो आपको ये माइल्ड सिम्टम है, आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। रही बात मध्यम सिम्टम्स की कि उसमें क्या होगा, आपको थोड़ी खांसी ज्यादा होगी, बुखार थोड़ा ज्यादा होगा और आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है और आपकी जो सांस की गति है वो 24 से 28 के बीच में हो सकती है और आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे गिर जाएगा और 94 और 90 के बीच में हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जो हमारा सीआरपी टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, नंबर नॉर्मल से कुछ डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा और कोरेड स्कोर जो है वो आपका 7 से 12 के बीच में आ जाएगा। ऐसी अवस्था में आपके मध्यम सिम्टम्स हैं, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहें। जब भी आप विटोरिएट होते हैं, इससे ज्यादा जाते हैं या सीवियर सिम्टम की जगह जाते हैं, सीवियर सिम्टम में मैं बताऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा खांसी हो, बहुत तेज बुखार हो जो दवाई लेने से भी ना उतर रहा हो और आपका सीआरपी लेवल बहुत हाई हो जाए और आपका कोरेड स्कोर 12 से ऊपर चला जाए, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस में आपको शो कर रहा है, तो
तो आपके ये सीवियर सिम्टम्स हैं। बहुत इस बेहतर। symptoms में और आपका डॉक्टर ऑक्सीजन सिंगल, लेवल 90 डॉक्टर से सिंगल नीचे आपने चला जाता बहुत है। साफ क्या मैं स्पष्ट जानना- रूप में दर्शकों को मैसेज दे दिया। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपके पास आ रहा हूं। बड़ी सारी सलाह है कि भाप लीजिए, भाप लेने से आपको जो नेजल पूरा एरिया है वो क्लियर रहेगा। हम ये नहीं समझ पा रहे दर्शक कि कब भाप लेनी है, कितनी भाप लेनी है, भाप लेने में क्या उसमें उस पानी में कुछ और डालकर उससे भाप लेनी है या फिर सीधे पानी की भाप लेनी है। कि ये इलाज बहुत चल रहा है, थोड़ा इसमें भी साफ कर दें दर्शकों को डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई भी एक चीज जब आती है, जब ये पता चलता है कि इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि लोग उसका मिसयूज ज्यादा शुरू कर देते हैं। चाहे वो कोई दवा हो, कोई जड़ी बूटी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, मैंने देखा है कि लोग अधिक से ज्यादा सेवन हर चीज का शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि यही करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए स्टीम के बारे में भी साफ तौर से ये कहा जाता है कि अगर आप स्टीम लेंगे तो वो वायरस को मारता नहीं है, लेकिन वो वायरल लोड को कम कर सकता है आपका, और आपको कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दे सकता है स्टीम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दिन भर स्टीम ले रहे हैं या हर 1 घंटे पे स्टीम ले रहे हैं, ये गलत है और इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको दिन में 2 बार अगर आप स्टीम लेते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, तो वो काफी है और उसमें कुछ ऐसा डालने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से केवल पानी की स्टीम ले सकते हैं और वो आपको फायदा कर सकता है। लेकिन आपको बच्चों के साथ खासतौर से ध्यान रखना चाहिए और बड़े बुजुर्गों के साथ भी कि वो स्टीम से जले नहीं, और उनको आप एक सुपरविजन के अंदर ही स्टीम दिलाएं ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो और कोई हादसा नहीं हो। दूसरी बात है, अब बहुत जरूरी, जो आपने पहले भी मुझसे पूछा था कि लंग एक्सरसाइजेस लोग घर में कर सकते हैं, जिससे कि लोगों का जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। तो बहुत आसान से तरीके हैं जो बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होगी। आप गुब्बारे का पैकेट लेकर घर में आ सकते हैं, घर के सब लोग गुब्बारे फुलाएं अगर दिन में थोड़ी सी देर, तो उससे हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। बहुत आसान सा तरीका है कि कुछ कैंडल्स को जला करके 2 फीट की दूरी पर रखिए और उन सबको इकट्ठे बुझाने की कोशिश करिए। बच्चों को भी इसमें बहुत मजा आता है और ये एक्टिविटी भी बहुत आसान है। डॉक्टर स्वाति थोड़ा समय कम है, लेकिन आपने जो 2 सलाहें दी हैं, मेरे दर्शक इतना भी करें तो उनकी लंग एक्सरसाइज हो जाएगी, वो सांस बेहतर तरीके से ले पाएंगे। गुब्बारे फुलाएं या कुछ मोमबत्तियों को जलाकर उन्हें बुझाने की कोशिश करें। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जानकारियां दी वो अपने आप में बहुत खास है और हमारे दर्शक अगर उसे फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर महसूस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।